राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम के 8 बज रहे हैं। सर्वेश अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। तभी अचानक दरवाजा खटकने की आवाज आती है। सर्वेश अपनी बड़ी बेटी दीपा से कहती है, जाके देख तो कौन आया है इस समय। वो जाती है और दौड़ कर वापस आती है। सर्वेश कहती है, क्या हुआ, कौन आया है? तो दीपा कहती है कि मम्मी वो गांव से। तभी दीपा के पीछे एक औरत खड़ी है जो रो रही है। उसे देखकर सर्वेश कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमको किसने बताया कि हम यहाँ हैं? और वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथ में एक बच्चा है। उसे नीचे बैठाकर सर्वेश के पैरों में गिरकर खूब रोती है। कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए शायद भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन सर्वेश कहती है, तुम यहाँ कैसे और क्यों आई हो? लेकिन वो किसी बात का जवाब न देकर और खूब सिसक सिसक कर रोने लगती है। सर्वेश कहती है, अच्छा ठीक है, पहले तुम चुप हो जाओ, फिर बताओ क्या हुआ है। दीदी मैं कहीं की नहीं रही, मुझे घर से निकाल दिया। मैंने आपका बुरा किया, इसीलिए ये सब मेरे साथ हुआ। सर्वेश कहती है, क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। मुझे आपके देवर ने घर से निकाल दिया है दीदी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बड़ी मुश्किल से आपका पता लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ, अब आप मत मुझे भगाना। सर्वेश सोचती है, सूरज ऐसे कैसे कर सकता है? सास भी इतनी बुरी तो न थी। इतने छोटे से बच्चे को लेकर इस बेचारी को घर से कैसे निकाल दिया? वो देखती है कि बच्चा उसकी गोद में बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो वो उससे कहती है कि पहले तुम इसे दूध पिला लो। कहकर वो रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे उसके दीपा आती है। मम्मी क्या अब ये हमारे साथ रहेंगी? हमारे पास तो एक ही कमरा है। सर्वेश कहती है, देख लेंगे, पापा को तो आने दे। सब खाना खाते हैं। तभी सर्वेश पूछती है कि सूरज ने तुम्हें क्यों निकाला? ऐसी क्या बात हो गई? इस पर रानी कहती है, उनको कोई और पसंद आ गई जीजी। सर्वेश पूछती है, कौन है वो लड़की और कहाँ रहती है और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? इस पर वो कहती है कि वो गांव की है दीदी, पहले तो ये सब चोरी छुपे करते थे, लेकिन अब तो वो उसे घर लेकर आते हैं। अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे मारते हैं। कल तो हद ही हो गई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी सहायता जरूर करेंगी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। इस पर सर्वेश कहती है, लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? वो कहती है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं दीदी, मैंने आपको ढूंढ लिया। सर्वेश सोचती है कि सूरज ऐसा तो नहीं था, वो तो रानी से बहुत प्यार करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? उसे गांव छोड़े 2 साल हो गए हैं, वहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। खैर सब खाना खाते हैं और सर्वेश कहती है दीपा से, जाओ चाची का बिस्तर अपने पास लगा लो, मैं बाहर ही चटाई पे सो जाऊंगी। रानी पूछती है, दीपा के पापा कहाँ हैं? वो कहती है कि वो गाड़ी पर है, वो लेट आएंगे, तुम जाओ बच्चों को लेकर सो जाओ। सर्वेश बाहर बरामदे में लेटी है और सोचती है कि कैसे उसे 2 साल पहले गांव छोड़कर यहाँ भाग कर आना पड़ा। दरअसल 2 साल पहले तक वो गांव में ही रहती थी, अपने बच्चे और सास ससुर और एक देवर सूरज के साथ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसका पति प्रमोद, जो खुश मिजाज भी है और अड़ियल भी, जो उसे अच्छा लगता वो वही करता। उसकी कभी भी अपने बाप से नहीं बनी, बचपन से ही उसका स्वभाव सबसे अलग है, और उसे लड़ना होगा तो वो छोटी सी बात पर लड़ जाएगा, अगर नहीं लड़ना होगा तो कितनी भी बड़ी बात हो उसको हंस के टाल देगा। उसने गांव में बहुत लोगों से लड़ाई कर रखी है, कई लोगों से तो उसकी दुश्मनी भी है। कार चलाता है और गांव में 1 या 2 महीने में एक बार आता है। जब से उसकी शादी हुई है सर्वेश से, तब से उसकी लड़ाई झगड़े थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन पापा से उसका अब भी 36 का आंकड़ा है।
बाप बेटे में कभी भी नहीं बनती और न वो कभी एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। सर्वेश उसी घर में सबके साथ उससे सब ठीक से व्यवहार करते हैं और वो भी अपने सारे काम बखूबी करती है। ऐसे ही इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं कि 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी दीपा, बेटा भानु और सबसे छोटी बेटी नेहा। प्रमोद के पिता अक्सर कहते रहते हैं कि मैं अपनी जायदाद में से तुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इस बात से प्रमोद को बहुत गुस्सा आता और वो कहता कि मैं एक दिन तुम्हें मार दूंगा। इसी बात का एक पड़ोसी चाचा फायदा उठाते हैं और एक दिन जब प्रमोद कार चला के वापस आता है तो उसको भड़का देते हैं कि तेरे पिताजी ने तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे छोटे भाई सूरज के नाम कर दी है। यह बात सुनकर उसे गुस्सा आया और वो कहीं से बंदूक ले आया और उसने अपने पापा पर चला दी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। पापा के सामने माँ आ गई और गोली उनको कंधे पर छूकर निकल गई। सूरज अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। यहाँ गांव वालों ने पीछे से पुलिस को खबर कर दी और इस हालत में प्रमोद को गांव से भागना पड़ा। सर्वेश अपने बच्चों के साथ वहीं पर है। अभी 1 महीने पहले ही सूरज और रानी की शादी हुई है। ये सब होने के बाद रानी सर्वेश को खूब ताने देती। कोई भी खाने की चीज होती तो बच्चों को दिखा दिखा कर खाती। प्रमोद 3 महीने तक घर नहीं आया। ये 3 महीने सर्वेश और बच्चों के 3 साल जैसे कटे। एक एक पाई के लिए मोहताज हो गए। खाने तक के लिए लाले पड़ गए। सर्वेश इतना ही सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसको पता नहीं चला। प्रमोद ने अपने ही पिता पर गोली क्यों चलाई? दिन रात उसके दिमाग में बस यही चलता रहता। कितने दिन हो गए प्रमोद की कोई खबर नहीं। आखिर वह कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है? हालांकि सर्वेश के भाई और पिता उसका हाल पूछने आते और कई बार तो अपने साथ भी चलने के लिए कहा, लेकिन सर्वेश ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी और उनका इंतज़ार करूंगी, वो ज़रूर आएंगे। एक रात अचानक प्रमोद आया और चुपचाप सर्वेश और अपने बच्चों को लेकर यहाँ इस शहर में आकर बस गया। तब से न हमको किसी से मतलब है और न कभी किसी ने हमारे बारे में जानने की कोशिश की। ये पुरानी बातें वो भूल चुकी थी, लेकिन आज जब अचानक रानी को देखा तो उसके जख्म हरे हो गए। सर्वेश ये सब सोच ही रही होती है कि प्रमोद आ जाता है और कहता है, आज तुम बाहर सो रही हो, क्या बात है? और मुस्कुराता है। सर्वेश कहती है, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। प्रमोद कहता है कि खाना मैं खाकर आया हूँ, आज साहब के यहाँ पार्टी थी ना। सर्वेश कहती है, आज यहाँ रानी आई। प्रमोद गुस्से में कहता है, वो क्यों आई है यहाँ और तुमने अंदर घुसने क्यों दिया? सर्वेश कहती है, पहले मेरी बात तो सुन लो। सूरज ने उसे घर से निकाल दिया है और वो बेचारी एक बच्चे को लेकर कहाँ जाती? बहुत रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। प्रमोद कहता है, सूरज ने इसे क्यों निकाल दिया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे कह देना कि वो अपने घर चली जाए। यहाँ रहना हमारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। गांव में सभी औरतें अपने जेठ और ससुर से पर्दा करती हैं और बोलती भी नहीं हैं, तो रानी भी ऐसा ही करती है। वो न अपने जेठ से बोलती है और पर्दा भी करती है। सुबह होती है, रानी अपने जेठ के पैर छूती है। प्रमोद कहता है, ठीक है, और अपनी पत्नी से कहता है कि पूछो कि ये अब क्या चाहती है। रानी अपनी जेठानी से कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा बेटा है, उसको इसका हक मिलना चाहिए, मैं कोर्ट जाऊंगी। इस पर प्रमोद कहता है कि कैसे करोगी केस, उसमें तो पैसे लगते हैं और हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। रानी कहती है, मैंने खबर भिजवा दी है, पापा आ जाएंगे मुझे लेने। प्रमोद कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है और इंसानियत के नाते जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। 2 दिन बाद रानी अपने पापा के साथ चली जाती है। किसी वकील से मिलकर उसने सूरज पर केस कर दिया। अब रानी का यहाँ आना जाना लगा रहता है, कभी तारीख के बहाने तो कभी बच्चे की बीमारी के लिए। अब वो अक्सर यहाँ आती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। कई दफ़ा तो प्रमोद खुद उसे तारीख पर ले जाता। दोनों का साथ में आना जाना, वक्त गुजारना, अब तो पर्दा भी नहीं रहा।
रानी का यौवन सर्वेश की तपस्या पर भारी पड़ रहा था। प्रमोद जब रानी के साथ होता तो उसे न सर्वेश का त्याग नजर आता और न ही बच्चों के मासूम चेहरे। एक दिन जब रानी तारीख करने आई, उसी दिन सर्वेश पड़ोस में गीतों में गई हुई थी। प्रमोद और रानी को मौका मिल गया। वो दोनों पास बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें कर रहे थे कि अचानक दीपा अपनी माँ के पास से आती है और उन्हें साथ में देख लेती। पापा और चाची को एक साथ बात करते देख लेती है और देखकर छत पर चली जाती है। उन दोनों को पता नहीं चलता है कि दीपा ने उनको देख लिया है। दीपा 12 साल की है और वो सब कुछ समझती है और सोचती है कि जैसे किसी और ने चाची का घर छीन लिया, वैसे ही क्या वो भी हमारा छीन लेंगी। दीपा रोए जा रही है, आंसू उसके गालों से टपक रहे हैं। पापा और चाची ने ऐसा क्यों किया? अब पापा मम्मी को छोड़ देंगे क्या? फिर हम कहाँ रहेंगे? दीपा अपने आंसू रोक नहीं पा रही क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। दीपा बहुत देर तक छत पर ही बैठी रहती है। गर्मियों का समय है, वो वहीं सो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, दीपा किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो चुप सी हो गई है। ना किसी से बोलना, ना किसी से कुछ कहना। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? रानी भी यहाँ से गांव चली जाती है। एक दिन दीपा अपनी माँ से कहती है, अगर कोई किसी का हाथ पकड़ के बात करे तो इसका क्या मतलब है? सर्वेश कहती है, क्या हुआ दीपू, सब ठीक है? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सर्वेश पूछती है, क्या हुआ बेटा? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कौन है? तुम मुझे बताओ, मैं पापा को बताऊंगी, पापा उसकी अच्छे से खबर लेंगे। तब दीपा कहती है, अगर बात पापा की हो तो? सर्वेश अपनी बेटी को आश्चर्यचकित होकर देखती है। दीपू, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है वो तुम्हारे पापा हैं? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो और किसके बारे में कह रही हो? दीपू कहती है, पता है, लेकिन मुझे चाची बिल्कुल पसंद नहीं। अब आगे से वो यहाँ कभी न आए। और दीपू वहाँ से चली जाती है। सर्वेश का दिमाग घूम जाता है, उसे चक्कर आने लगता। अपने माथे पर हाथ रखकर बैठी हुई है और सोच रही है कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को संभालती हुई दीपा के पास जाती है और उससे पूछती है, बेटा मुझे साफ साफ बता, तूने क्या देखा? हो सकता है कि तूने कुछ गलत देख लिया हो, बोल ना बेटा। दीपा कहती है, उस दिन जब हम गीतों में गए थे, मुझे नींद आ रही थी तो मैं घर जल्दी आ गई। तभी मैंने देखा कि पापा चाची का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, और फिर मैं छत पर जाकर सो गई। ये सब सुन सर्वेश बहुत ज़्यादा रोती है और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछ लेती। फिर आ जाते, फिर पोंछ लेती, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रमोद उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है। वो तो उस पर इतना विश्वास करती थी, वो उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता है? वो सोचती है, क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में जो उसने ऐसा किया? मेरी फिक्र न थी तो कम से कम बच्चों के बारे में ही सोच लेता। दीपू अपनी माँ को चुप करती है और उसके आंसू पोंछती है। कहती है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। सर्वेश अपना प्यार भरा हाथ उसके सर पर फेरती है और कहती है, नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं है। और सोचती है, मर्दों को तो खूबसूरती आकर्षित कर ही लेती है बेटा, लेकिन उसको तो मैंने अपने घर में जगह थी। अरे डायन भी 4 घर छोड़ कर वार करती है। इसने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ऐसी क्या जवानी में आग लग रही जो मेरा ही घर खा गई। फिर वो अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, पहले वो सच का पता करेगी, फिर सोचेगी कि क्या करना है। प्रमोद अभी 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, जब आएगा तभी कुछ पता चलेगा। दीपा कहती है कि मम्मी किसी से पता करो कि चाची को घर से क्यों निकाला गया। सर्वेश अपने एक पड़ोसी को गांव भेजती है वकील बनाकर और रानी की सच्चाई का पता लगवाती है। सच जानकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सूरज ने रानी को रंगे हाथ पकड़ा किसी और के साथ, इसीलिए उसने घर से निकाल दिया। और तो और पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि रानी के पास
जो बच्चा है वो भी सूरज का नहीं है। सर्वेश सोचती है कि उसने बिना कुछ जाने रानी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसको बेसहारा समझ सहारा दिया वो तो आस्तीन का सांप निकली। अरे सांप नहीं, ये तो नागिन है। अब बहुत हो गया लुक्का छुपी का, अब रंगे हाथ पकड़ेंगे। प्रमोद घर आ गया लेकिन सर्वेश ने कुछ कहा नहीं, बस शांत रही और ना ही प्रमोद ने उससे कुछ जानने की कोशिश करी। अगले महीने तारीख पर फिर रानी आती है, लेकिन इस बार वो घर नहीं आती बल्कि प्रमोद को अपने पास ही कोर्ट में बुला लेती है। सर्वेश को तारीख का दिन पता है, वो उसी दिन का इंतजार कर रही है। फिर उसे पता चलता है कि रानी घर नहीं आ रही, तो उसने सोचा कि प्रमोद जरूर जाएगा। सर्वेश भी अपने आस पड़ोसी से पता लेकर कोर्ट पहुंच जाती है और वो देखती है कि रानी और प्रमोद साथ में हैं। वो दूर छुप कर देखती है, दोनों खूब बातें करते हैं। फिर प्रमोद उसे गाड़ी में बिठाता और होटल में ले जाता। सर्वेश घर आ जाती है। प्रमोद भी अपनी प्रेमिका की जुल्फों से खेलकर उसे गांव भेज देता है और शाम को घर आता है। सर्वेश को अब नफरत हो रही है प्रमोद से। वो रो नहीं रही, वह अपने आप को प्रमोद के सामने मजबूत महसूस कर रही है और प्रमोद को बड़ा ही लाचार। कैसे वो सब कुछ भूलकर खुद से इतनी छोटी औरत के प्यार में पड़ गया। सब शर्म हया त्याग दी, समाज की भी कोई परवाह नहीं की। खैर अपने गम से बाहर निकलती है और प्रमोद से पूछती है, मुझे पता है कि तुम उसे नहीं छोड़ पाओगे, तो बताओ क्या करना है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। सर्वेश कहती है, अरे बेशरम इंसान, तुम्हारा तो कोई ईमान ही न निकला। मेरी फिक्र ना थी तो ना सही, कम से कम बच्चों की तरफ तो देख लिया होता। तूने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। जब से तेरे संग ब्याही गई, दुखों के अलावा तूने मुझे दिया ही क्या। लेकिन मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी तुझसे शिकायत नहीं की। मेरी वफा का तूने क्या सिला दिया। वो कहती जा रही है, प्रमोद खड़ा खड़ा सुन रहा है, एक शब्द भी नहीं कह रहा। फिर सर्वेश कहती है कि मुझे मालूम है कि तू उसे छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ ही नहीं सकता, और अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाती है। गांव जाकर अपने सास ससुर को सब बता देती है। वो सब भी उसका साथ देते हैं और प्रमोद के हिस्से की जमीन जायदाद सब सर्वेश के और उसके बेटे के नाम कर देते हैं। सर्वेश पुलिस को प्रमोद का पता बता देती है, पुलिस उसे पकड़ ले जाती है। सर्वेश खेतों में काम करती है, अब उसके बच्चे भी उसका काम में हाथ बटा देते हैं। कुछ महीने बाद पुलिस वाले प्रमोद को छोड़ देते हैं। प्रमोद को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं, वो आज भी रानी के साथ रह रहा है। उसने कभी मुड़कर अपने बच्चे और अपनी बीवी को नहीं देखा। एक बाप और पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम अपने आसपास देखेंगे तो न जाने कितने प्रमोद और रानी हमें मिलेंगे। कब तक औरत ऐसी ही लाचार और बेबस रहेगी, दूसरों के सहारे अपना जीवन काटती रहेगी। अब जमाना बदल गया है, हमें अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर आज सर्वेश अपने लिए स्टैंड न लेती तो वो आज भी दुखी होती प्रमोद के साथ, लेकिन उसने अपने लिए स्टैंड लिया और वो खुश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।